बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज में रहते हुए काफ़ी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। जाहिर है पकाना आता नहीं, इसलिए होटल पर ही इत्तेफाक करना पड़ता था। मगर खाने की मेज पर तन्हा बैठते हुए एक निवाला भी हलक से उतारना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चुनाचे अपनी मेज से उठकर किसी और मेज पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने खाने का ऑर्डर देने के साथ कहता, यार हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बातें भी हो जाएंगी, वक्त कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज थे। मैंने उनकी मेज पर जाकर बैठते हुए कहा कि अंकल चलें, एक साथ खाना खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो अपना खाना मंगाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्त खोरे कहीं के। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई मैं उनसे मुफ्त खाना खिलाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा, खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊंगा, बस आपके साथ बैठूंगा तो वक्त कट जाएगा। खैर वो नहीं माने और मैं अक्सर की तरह उस दिन भी खाना खाए बगैर मेज से उठ गया। रात को बिस्किट खाए और सो गया। दियारे गैर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसे ही एक रात खाना खाने निकला तो मेज पर बैठे एक नौजवान से उन्हीं जुमलों के साथ तारुफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज और दिल का बड़ा नौजवान था। मैं यहाँ उसको मुबश्शिर के नाम से मुतारिफ कराऊंगा। मुबश्शिर की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई तो मालूम हुआ कि मुबश्शिर की शादी 4 साल पहले हुई थी, मगर वो शादी के 1 माह बाद ही रियाज आ गया था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से फिर जा ना सका। हम हर रोज ही रात को मुलाकात करने लगे। एक रात काफी देर से वो मुझे सड़क पर मिला। अरे मुबश्शिर, इस वक्त तुम कैसे, क्या सुबह काम पर नहीं जाना? मैंने उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए पूछा। नहीं मुस्तफ़ा भाई, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लगी है, 1-2 दिन में ही गांव जा रहा हूँ, 5 साल बाद जाऊंगा और अब जाकर अपनी बेटी को देखूंगा। मुबश्शिर मुझे बता चुका था कि वो शादी के 1 माह ही सऊदी अरब आ गया था, फिर उसके घर एक बेटी की पैदाइश हुई। खैर मुबश्शिर 1-2 दिन में गाँव चला गया। बड़ा खुश था। उसका चमकता चेहरा आज भी याद आता है तो दिल तड़प उठता है। मुबश्शिर को गए हुए 1 माह हो गया था। एक दिन हस्बे रिवायत मैं होटल में खाना खाने गया तो मुबश्शिर एक कोने में मेज पर खामोश और उदास बैठा था। शेव बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें सूजी हुई थी। अरे मुबश्शिर, ये क्या, तुम कब आए? मैंने मेज के करीब पहुंचकर सवाल किया। मुबश्शिर मेरी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे वो और मैं बिल्कुल अजनबी हों, आज ही मुलाकात हुई हो। फिर चंद ही लम्हों के बाद मुबश्शिर ने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे हमारा सदियों का ताल्लुक हो, वो मेरा सगा हो या मैं उसका सब कुछ हूँ। मैंने मुबश्शिर के हाथ पकड़ते हुए सवाल किया कि क्या हुआ यार, तुम तो गांव गए थे, कब आए, क्या हो गया? मगर वो खामोश था। मैंने खाना मंगवाया, बड़ी मुश्किल से उसने चंद लुक़मे लिए मगर कुछ ना बोला। होटल भरा हुआ था, इसलिए बात करना मुश्किल था। मैं मुबश्शिर को लेकर रियाज में हारा की सड़क पर निकल आया। हम एक सड़क के कोने पर मौजूद चबूतरे पर बैठ गए। मैंने फिर पूछा, इसरार किया, धमकी दी कि अगर मुझे नहीं बताया तो मैं भी मिलना छोड़ दूंगा। मुबश्शिर ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा हो गया हो। आंखें सवाल कर रही थी मगर जबान गंग थी। मैंने देखा कि वो फिजाओं और आसमानों में है, जमीन पर तो उसे कुछ नहीं मिल रहा। काफी देर ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं गुस्से में उठकर जाने लगा। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं समझते तो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। अब मुबश्शिर उठा और मुझसे लिपट गया। ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। मुबश्शिर की हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थीं। मुस्तफ़ा भाई, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया? मुस्तफ़ा भाई, मैंने तो सोचा भी ना था। मुबश्शिर, हुआ क्या है यार, बताओ तो सही, खैर है ना? मुस्तफ़ा भाई, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। ये कहकर मुबश्शिर फिर रोने लगा। मुस्तफ़ा भाई, मेरा कसूर है, मैंने उसके साथ गलत किया। वो पढ़ी लिखी थी, कोई देहातन नहीं थी, मैंने गलत किया। आप जानते हैं, मैं शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। मेरी बीवी रोज कहती कि तुम वापस आ जाओ, रूखी सूखी खा लेंगे मगर साथ रहेंगे। मगर मैं अपना घर बनाने की धुन में था। बस यार, इतना कमा लूं कि घर बना लूं।
माँ कहती थी कि बहनों की शादी के लिए जमा कर लो। वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी भी पैदा हो गई। मुबश्शिर ने कहा कि मेरे बचपन का दोस्त था अरशद, हम दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। मेरे घर में कोई भी काम होता, मैं अपने दोस्त अरशद को फोन कर देता कि तेरी भाभी ये कह रही थी, जरा तू ये काम कर दे। यूं उसे मैं किसी न किसी काम के लिए अक्सर अपने घर जाने का कहता था। अरशद रोज ही घर चला जाता था। अम्मी और बहनें भी उसे जानती थी। मैं अगर यहाँ से जाने का कभी इरादा करता तो अम्मी मुझे बहनों की शादी और घर के मसाइल गिनवा देती और मैं फिर रुक जाता। मेरी बेटी अब माशाअल्लाह 4 साल की हो गई है। मैं इस मर्तबा आज़ाद कश्मीर में अपने गांव गया, मगर वहाँ तो सब कुछ ही बदल चुका था। मेरी बीवी मेरी नहीं रही थी, मेरी बेटी मुझे पापा नहीं समझती। मुस्तफ़ा भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने हौसला दिया कि पूरी बात करो, फिर क्या हुआ? उसने कहा, मैं घर गया तो मुझे पहले ही दिन महसूस हो गया कि मेरी बीवी मेरे आने से खुश नहीं। मेरी बेटी तो मुझे जानती ही नहीं थी, उससे सिर्फ फोन पर या स्काइप पर ही बात हुई थी। अगले दिन अरशद आया तो मेरी बेटी पापा पापा कहते हुए उससे जा लिपटी। उसे देखकर मेरी बीवी के चेहरे पर भी खुशी नुमाया हो गई। मैं परेशान था कि ये क्या माजरा है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया, मैं सब कुछ महसूस करता रहा। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ये गुड़िया मेरे पास क्यों नहीं आती? वो अरशद की गोद में चली जाती है, मुझसे कतराती है। बीवी ने कहा, आपको मैं कहती रही कि आप आ जाएं, मगर आपने पैसे कमाने के लिए मेरी एक न सुनी। आज गुड़िया अरशद को ही अपना पापा समझती है, क्योंकि हर मौके पर वही तो मौजूद रहा। उसने गुड़िया की हर फरमाइश पूरी की। ना जाने आप ये क्यों नहीं समझ पाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज आपका दोस्त अरशद मुकम्मल तौर पर हमारे घर में आ चुका है और इसी घर का एक फर्द हो गया है। तो क्या मतलब मेरी कोई औकात नहीं? मैंने सवाल किया तो बीवी ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं, आप शादी के 1 माह बाद ही चले गए थे, आज 5 साल बाद आए हैं। इस अरसे में अरशद ही वो शख्स था जिसने हम माँ बेटी का हर तरह से ख्याल रखा। आज हम दोनों में ज़हनी हम आहंगी है और हम एक साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। मैं ये सुनकर सप्ते में आ गया। मैंने कहा कि तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैंने चीखते हुए पूछा। बीवी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। अरशद भी यही चाहते हैं कि आप मुझे छोड़ दें ताकि हम नई जिंदगी शुरू कर सकें। मैं सीधा अरशद के पास गया और पूछा कि तुमने ये क्या किया? मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरशद ने जवाब दिया कि मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली कहाँ कर रहे थे? तुम तो अपना घर मेरे हवाले कर गए थे, और जो रखवाली करता है वही घर का मालिक होता है। मैं मुजरिम हूँ, मगर मुझसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगाए और गजरा सजाए तुम्हारा इंतजार करती थी। मैं आता तो तुम्हारी बेटी से कहता था कि आपकी मम्मा अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर गुड़िया की माँ भी खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत परवान चढ़ती रही। मुबश्शिर, अब तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, इस मामले को एक खूबसूरत मोड़ देकर खैर बात कह दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची भी मुझे अपना बाप समझती है। ना तुम्हारी बीवी तुम्हारी रही और ना ही तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानती है। तुम क्रिकेट के उस 12वें खिलाड़ी की मानंद हो जो टीम में होता है मगर खेल का हिस्सा नहीं होता। अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे ऊपर बरस रही थी। उसने कहा, मुस्तफ़ा भाई, निहायत तल्ख रहा ये सफ़र मेरा। मेरी ज़िंदगी की साथी किसी और की हम कदम हो गई। ज़्यादा अफसोस ये है कि मेरी माँ और बहनें, जिनके लिए मैंने इतने बरस तनहा गुजार दिए, जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने मेरी बीवी पर अनगिनत इल्ज़ामात लगा दिए, मगर मैं जानता था कि ये कसूर उसका नहीं, मेरा है। मेरे पास आज बहुत दौलत है, मगर मैं हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से ही बीवी को तलाकनामा अरसाल कर दिया था ताकि वो दुल्हन जो 5 साल तक अपने शौहर की राह तकती रही थी, अब उसे मजीद इंतजार ना करना पड़े और वो दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके।
یہ کہہ کر مبشر پھر خاموش ہو گیا۔ حالانکہ سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھی، مبشر کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس مبشر کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد مبشر نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ مبشر اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں مبشر قصوروار تھا، اس کی بیوی گناہ گار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل متھیرا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔